होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और आज जो टॉपिक में आपसे पूछा जाने वाला है यानी कि इस टेस्ट में जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करके आ गए होंगे। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। सीधे सीधे क्वेश्चन ने उठाकर आपसे पूछा है कि H9N2 ये किससे रिलेटेड है। ये थोड़ा सा करंट अफेयर से लिंक करते हुए मैंने यह क्वेश्चन आपके सामने डाला है। H9N2 बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, बर्ड फ्लू, ठीक है। जिसको पता होगा एग्जैक्टली उसको ये आंसर जो है वो मिल चुका होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है DTG के बारे में, डोलूटेग्राविर के बारे में। तो ये देखो गाइज, ये जो है अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ समय पहले इसके बारे में बात करी थी, DTG के बारे में। तो ये किस चीज को ट्रीट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? मलेरिया, कोरोना वायरस, HIV या पोलियो? फटाफट बताइए। तो ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HIV। देखो आपको इस प्रकार के टॉपिक ज्यादा मिलेंगे और इसमें कोरोना वायरस लिखा रहेगा, तो जिन लोगों ने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा होगा वो कोरोना वायरस को टिक करेंगे, मार्क करेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको टॉपिक आता है तभी उसको मार्क कीजिए, वरना ना कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से एग्जामिनेशन में आपके साथ खेल लिया जाएगा कोरोना वायरस दिखा के। क्योंकि हर एक चीज जो है वो कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए नहीं होती, अलग दूसरे भी इलाज उसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। और गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, मिशन शक्ति की बात हो रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक मैंने आप लोग को दिया था पढ़ने के लिए, तो उसमें से स्वाभाविक सी बात है कि आपको इसके बारे में तो जरूर पढ़ना ही था। तो देखिए गाइस, क्या ये इंडिया की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन हम लोग को देखने को मिलता है? तो जिन्होंने ढंग से नहीं भी पढ़ा होगा तो भी उसका आंसर इनको मिल ही चुका होगा, क्योंकि ये काफी हाइप पे भी था। तो हाँ, ये पहली इंडिया की एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। और मिशन शक्ति, इसके अलावा क्या एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिर्फ इंडिया, USA, रशिया, इजराइल और चाइना के पास है? जल्दी से बताइए। तो देखो गाइस, इजराइल को छोड़कर ये चारों कंट्री के पास आज की डेट में एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। बट अगर क्वेश्चन आता है कि इन कंट्रीज के पास क्या एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो वो स्टेटमेंट शायद करेक्ट हो सकता है। बाकी हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इजराइल के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, बट उसने उसको टेस्ट नहीं किया है। तो टेस्ट नहीं किया है तो इसलिए हम लोग इसको, इजराइल को जो है वो यहां पर नहीं गिन सकते। बट हाँ, ये इनकार नहीं कर सकते कि इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इजराइल के पास भी ये टेक्नोलॉजी है एंटी सैटेलाइट मिसाइल की, बट उसने अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं करी है और मतलब अप्रूवल जो है वो नहीं दिया है कि ये भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल वाली कंट्री में ऐड हो गया है। तो इसलिए इजराइल अभी नहीं आएगा। बाकी इंडिया, USA, रशिया, चाइना, ये चार कंट्रीज हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो है 1। बट आपसे देखिए क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इस प्रकार की गलती आप लोग को नहीं करनी है। जिन लोगों ने 1 आंसर लिखा है तो उनका भले ही उनको आंसर पता होगा, देन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो आंसर आपसे करेक्ट ऑप्शन नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा ये 2 ओनली। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इनकरेक्ट जो है वो नहीं दिखाया। द रीजन बीइंग इज क्योंकि इसी प्रकार की चीजें एग्जामिनेशन में अक्सर आती हैं और उस पर हड़बड़ी करके इंसान जो है वो गलती कर जाता है। तो आप लोग को गलती नहीं करनी है इस प्रकार की। अगेन इनकरेक्ट पेयर आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से कि ये पेयर जो है उनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है। फटाफट बताइए कि कॉस्मोनॉट जो है वो कहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, व्योमनॉट कहां पर देखने को मिलता है, एस्ट्रोनॉट कहां पर और टाइकोनॉट कहां पर? तो देखिए गाइस, एस्ट्रोनॉट USA के स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। हालांकि स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं उनके लिए कॉमन टर्म एस्ट्रोनॉट यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मोनॉट की अगर हम लोग बात करें तो कॉस्मोनॉट रशिया की जमीन से जो मतलब जो निकलते हैं स्पेस ट्रेवलर्स स्पेस में जाने के लिए, तो उनको कॉस्मोनॉट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो राकेश शर्मा जी की अगर हम लोग बात करें तो राकेश शर्मा जी आप जानते हैं कि इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस ट्रैवलिंग करी थी। बट इंडिया की जमीन से वो स्पेस में नहीं गए थे, वो रशिया की जमीन से स्पेस में गए थे। दैट्स व्हाई उनको कॉस्मोनॉट कहा जाता है। तो कॉस्मोनॉट वो व्यक्ति जो कि रशिया की जमीन से स्पेस में जाते हैं, और व्योमनॉट इंडिया के स्पेस ट्रैवलर को कहा जाता है। आने वाले समय में जब इंडिया से स्पेस ट्रैवलर जब जाएंगे, आपको पता होगा मिशन गगनयान के बारे में, उसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना था, क्योंकि अगर मिशन गगनयान आप पढ़ते तो आपको व्योमनॉट जो है वो मिल जाता, ठीक है। इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक था, बट थोड़ा सा घुमा के मैंने आपसे पूछा है। और इस प्रकार से कॉमन चीजें अक्सर पूछ ली जाती, कभी कभी बहुत ही बेसिक चीज पूछी जाती है जिसपे लोग बात ध्यान नहीं देते और एडवांस चीजें पढ़ रहे होते हैं। बट एग्जामिनेशन ये आपका ऐसा है कि आपको जनरल और बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो व्योमनॉट इंडिया से उड़ान कर लेने वाले स्पेस ट्रैवलर्स को कहा जाता है, राइट, ना कि रशिया के। तो ये और ये दोनों जो है वो गलत हो गए। तीसरा जो था वो करेक्ट था। और चौथे की बात करें टाइकोनॉट, तो चाइना के ही स्पेस ट्रैवलर को टाइकोनॉट कहा जाता है। तो आपसे यहां पर क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो 1 और 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों ही जो है वो इनकरेक्ट है, 1 और 2, ठीक है।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। मैंने आपसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए कहा था, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो देखिएगा, इस बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। हाँ बिल्कुल, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। हाँ है। तो अपना पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो करेक्ट हो गया। अब पहला करेक्ट है तो ये ये और ये तो दोनों होने ही चाहिए। ये वाले दो ऑप्शन जो है वो अपने गलत हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि ये दो ऑप्शन जो है वो नहीं होने वाले हैं। बाकी ये जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है कि पहला हो सकता है या फिर 1 और 3 हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, बिटकॉइन का क्या सर्वर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है? नहीं, इसके सर्वर के बारे में तो पता ही नहीं है कि इसका सर्वर कहां पर है, राइट। तीसरी बात करें, इंडिया के अंदर क्या लीगल कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसी को? तो जो बच्चा अपडेटेड होगा वो इसका करेक्ट आंसर दे जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3, क्योंकि इंडिया के अंदर लीगलाइज कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड को, और उसको लेकर काफी सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, राइट, इस चीज को लेकर। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले 2020 में, ये भी कुछ महीने पहले ही इसकी बात करी थी, जिसको हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में भी कवर किया हुआ था, राइट। अब छठवां क्वेश्चन अगेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके सामने आ गया है। बताइए जल्दी से, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ई गवर्नमेंट सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे सकती है क्या, एनहांस कर सकती है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकती है। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये किन किन फील्ड्स में उपयोग की जा सकती है? बैंकिंग में, कैपिटल मार्केट में, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टेलीकॉम, गवर्नेंस, या किस किस में? तो बताइए इन सब में की जा सकती है क्या? हाँ की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 और 2 दोनों ही जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इनमें से अब देखो 5G मैंने आपको टॉपिक रखा था, तो 5G सर्विसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो रिलायंस जियो क्या पहली कंपनी बन गई है जिसने इंडिया के अंदर 5G सर्विसेज ऑफर करी है? जल्दी से बताइए। दूसरी, लेटेंसी का मतलब क्या होता है? कि टाइम टेकन बाय नेटवर्क टू रिस्पॉन्ड, एक नेटवर्क के रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम होता है उसको क्या लेटेंसी कहा जाता है? तीसरी, पॉल राज कमेटी ने क्या 5G एडॉप्शन इंडिया के अंदर लेना है, उसका एक रोड मैप सजेस्ट किया था, यानी कि 5G सर्विसेज को लेकर क्या पॉल राज कमेटी हम लोग को देखने को मिली थी? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज 2 और 3, क्योंकि अभी तक 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर ऑफर नहीं की गई है। जून 2020 से अलाउ किया गया है इस पर, इसकी ऑक्शनिंग वगैरह और इसके काम जो प्रोसेसिंग जो है उसकी कंप्लीटली जून 2020 से जो है वो शुरू हो जाएगी, राइट। बाकी ये 2 और 3, ये 2 3 जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, लेटेंसी का मतलब यही होता है कि नेटवर्क जितना समय लेता है रिस्पॉन्ड करने में, और 5G टेक्नोलॉजी के अंदर लेटेंसी जो है वो काफी रिड्यूस हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि काफी कम समय में रिस्पॉन्ड करेगा नेटवर्क, राइट। और साथ ही साथ पॉल राज कमेटी, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इस कमेटी जो है ये 5G से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर 5G को अडॉप्ट करने का रोड मैप जो है वो सजेस्ट किया था इस कमेटी ने, राइट। अब आगे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 और 3 है। 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अब मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में जो है वो पूछा था, तो बताइए क्या एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकती है? जल्दी से बताइए। और एक इंसान को अगर अच्छा लग रहा है, यानी कि एक इंसान जो है वो अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और उनको अगर उनकी सेहत थोड़ी अच्छी लग रही है, तो क्या वो एंटीबायोटिक्स को बंद कर सकते हैं? क्योंकि अगर वो बंद करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट। तो ये चीज यहां पर पूछी गई। इफ वन फील्स बेटर दे कैन स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स एज इट कैन लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जल्दी से बताइए फटाफट इसका क्या आंसर होगा। तो देखो गाइस, इसके जो आंसर है वो नन है, क्योंकि देखो पहली चीज तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो किसको ट्रीट करते हैं? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, ना कि वायरसेस को। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखो। दूसरी बात, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो तब होता है जब इसी चीज के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। हालांकि क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ गलत बता नहीं रहा है, बट यहां पर गलती क्या हुई है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बिल्कुल सही हुई। आप अगर इसको ऐसी इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है, बट ऐसे स्टेटमेंट आपको दिखाई देंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। आप जरा इन स्टेटमेंट को अलग अलग करके एक बार पढ़ो। इफ वन फील्स बेटर दे कैन स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स। अगर एक इंसान को अच्छा लग रहा है तो क्या वो एंटीबायोटिक्स को लेना बंद कर सकता है क्या? तो नहीं, एंटीबायोटिक्स के डोज होते हैं। आपने मेरे अगर डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा, जब हम लोगों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डिस्कस किया होगा, तो आपको आंसर मिल चुका होगा कि एक इंसान जो है अगर डॉक्टर उनको जो डोज लिखते हैं कि यार 3 दिन आपको सुबह शाम ये दवाई लेनी है, तो अगर आपको दूसरे दिन अच्छा लग रहा है तो आप वो दवाई रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर आप रोकोगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो इसने बताया तो है कि आप रोकोगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, बट यहां पर ये देखो ये भी लिखा हुआ है कि वन फील्स बेटर दे कैन स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक, कि अगर एक इंसान को अच्छा लग रहा है तो वो एंटीबायोटिक्स लेना बंद
बंद कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते वो, क्योंकि उससे तो ऑब्वियस ही बात है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आप लोग को दिखा ऐसा रहा है कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही लिखा है, बट अगर उसके फर्स्ट पार्ट को आप देखोगे तो वो स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो इसीलिए यहां पर जो है ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा और अपना जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ द अबव है, ठीक है। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऐसी चीजों की भी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से रखो। स्टेटमेंट देख रहे हो तो स्टेटमेंट को एकदम से हम लोग को उसके कंक्लूजन में नहीं पहुंचना है, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी स्टेटमेंट इस प्रकार से आपको बाउंसर फेंक सकते हैं और आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है, राइट। समझ में आ रहा है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के बारे में जो है वो पूछा था, जल्दी से बताइए कि आईओई का टैग अगर किसी इंस्टीट्यूट को मिल जाता है, राइट, तो पहली सेकंड स्टेटमेंट में तो ये लिखा है कि वो इंस्टीट्यूट को ग्रेटर ऑटोनॉमी और उसको फ्रीडम मिल जाती है फीस डिसाइड करने की, कोर्स के ड्यूरेशन को डिसाइड करने की और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिसाइड करने की। तो हाँ, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा, क्योंकि आईओई के टैग वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको वेरियस लाभ जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। बट देखिए यहां पर ये जो लिखा है, यहां पर लिखा है कि आईओई का टैग जो होता है, राइट, ये किसी भी इंस्टीट्यूट को मिल सकता है अगर उसकी रैंकिंग जो है वो ग्लोबल यूनिवर्सिटी में टॉप में हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो देखो ऐसा नहीं है, किसी को भी नहीं मिल सकता, ये एक क्राइटेरिया के थ्रू होता हुआ गुजरता है। हालांकि एक हम लोग को इसमें क्राइटेरिया ये देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूट की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में टॉप रैंक होना जरूरी है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज को यहां पर दिया जाएगा। बट इसमें क्राइटेरिया होता है, इसमें कमिटी बैठती है जो कि रिकमेंडेशंस ऑफर करती है और उन्हीं के आधार पर इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया जाता है। हर एक किसी भी यूनिवर्सिटी को, एनी यहां पर लिखा है, किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं मिल सकता, राइट। वो एक क्राइटेरिया से होकर गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर सिलेक्ट करके उनको दिया जाता है। तो आईओई भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 ओनली जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, पहला जो है वो गलत है। अब 10th आपके सामने क्वेश्चन आया है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी जो हम लोग को देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है टोटल 17, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये इंडेक्स हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, और 2019 में ये इंडेक्स अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। तो देखो ये इंडेक्स किसके द्वारा बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के द्वारा। बताइए क्या ये इन तीनों ने बनाया या किसी और ने बनाया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। दूसरे में बात की जा रही है कि इंडेक्स जो है ये क्या बताता है कि हमारी इंडिया की जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो मतलब कितनी जल्दी अचीव कर सकती हैं 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो 17 गोल्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है, तो हमारी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की प्रोग्रेस बताता है ये इंडेक्स। तो क्या ऐसा है या फिर कुछ और है, जल्दी से बताइए। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट भी करेक्ट है। मैंने आपको इसलिए बोला इस पे ध्यान देने के लिए कि क्या पता लोगों को लगेगा कि सर नहीं यार देखो यहाँ पे चले गए सर, मतलब ये इस स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि कई बार मैं ऐसा देखता रहता हूँ कि आप में से जो मतलब जैसे कि मैं दूसरे स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता हूं तो लोग जो है वो समझ जाते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी है और फिर वो अपने आंसर जो है वो हिसाब से बनाते हैं। देखो ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो आप अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हो। इस एग्जाम मतलब जो टेस्ट सीरीज है इसमें अपने आप के साथ फेयर रहो, आप अपनी गलतियां ढूंढो, आपकी क्या गलतियां हैं। यहां पर आप लिखकर आपका एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होगा, राइट। मेनली सिलेक्शन कब होगा, जब आप अपनी गलतियां पकड़ोगे और उस पर काम करोगे। फॉरगेट अबाउट कि कौन से आंसर लिख रहे हैं, दूसरों के आंसर मत देखो, सिर्फ अपने आंसर लिखो और अपनी तैयारी करो। आप दूसरों की के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि जहां कंपेयर करने लगोगे वहां प्रॉब्लम होने लगेंगी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 2 है, राइट। चलो अब ये था पूरे आज के टॉपिक्स हमारे 10 कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए थे आई थिंक आपने थरोली अच्छे से पढ़े होंगे और जो भी गलतियां निकली हैं उसको सुधारो और दोबारा से उसकी तैयारी करो गलतियों की। और कल है संडे, कल टेस्ट सीरीज जो है वो वाली नहीं आएगी। आपने टाइम टेबल में देख ही लिया होगा कि संडे को कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती है। संडे के दिन आपकी जो गलतियां हैं उसको आप रेक्टिफाई करो और उसको सही करो, बेसिकली गलतियों को ढूंढ के सही करो, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।